मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलीहैलाइड्स में बाकी कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले आयोडोफॉर्म यानी ट्राई आयोडोमेथेन से। ट्राई आयोडोमेथेन या आयोडोफॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसका फॉर्मूला है CH3, जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन की स्टेट में होता है। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और 3 आयोडीन एटम्स सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। येलो कलर्ड ये सॉलिड कंपाउंड वोलेटाइल नेचर का होता है। इस कंपाउंड के कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हम आपको पहले बता रहे हैं और फिर आपको बताएंगे कि इस कंपाउंड का अन्य यूज क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें एप्लीकेशंस इसके। तो सबसे पहला एप्लीकेशन इसका एज ए डिसइंफेक्टेंट यानी कीटाणुनाशक के रूप में। तो इस कंपाउंड का उपयोग, इस पॉलीहैलाइड का उपयोग हम कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। दूसरा यूज है इसका एज ए कंपोनेंट इन मेडिसिन्स फॉर हीलिंग एंड एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स एंड सोर्स। मतलब कि दवाइयों में यानी औषधियों में एक घटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और ये जो ड्रग्स या मेडिसिन्स होती हैं वो वुंड्स और सोर्स की हीलिंग में यूज की जाती है। इसके अलावा ऐसी मेडिसिन्स में भी यूज किया जाता है जिनका नेचर एंटीसेप्टिक होता है और इन वुंड्स और सोर्स की ड्रेसिंग के लिए यूज की जाती है। जब ड्रेसिंग करते हैं तो जो स्किन पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो इसके द्वारा किल हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं। तीसरा एप्लीकेशन इसका है फॉर स्टेरिलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर सर्जरी। सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उस पर भी बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आ जाते हैं। उनको रिमूव करने के लिए, उनसे फ्री करने के लिए भी हम आयोडोफॉर्म का यूज करते हैं और हम इसको वाइनिल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन में भी यूज करते हैं। वाइनिल क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसमें इसका रोल एक मॉडिफायर के रूप में होता है। तो ये हम लोगों ने 4 एप्लीकेशंस देखे ट्राई आयोडोमेथेन के। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CCl4। इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से 4 Cl एटम्स सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड हैं। आपको बताएं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम फ्रियान 10 के नाम से भी जानते हैं और TCM एब्रिविएशन से भी जानते हैं। TCM मतलब टेट्राक्लोरोमेथेन। अब जानते हैं इसके बारे में कि इसके कमर्शियल यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला यूज है रबर इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के रूप में, एज ए सॉल्वेंट इन रबर इंडस्ट्री। रबर उद्योग आपको पता है कि एक बहुत बड़ा उद्योग है। लगभग सभी तरह की मशीनों में, व्हीकल्स में या अन्य जगहों पर इसका विशेष रोल होता है। तो रबर इंडस्ट्री में एक विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा यूज है इसका एज ए क्लींसिंग एजेंट इन ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री। जो धुलाई करने वाली बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे हैं उनमें क्लींसिंग एजेंट, सफाई करने वाले अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि बड़े पैमाने पर जो क्लीनिंग की जाती है, ड्राई क्लीनिंग की जाती है, उसमें भी इसका उपयोग होता है। तीसरा यूज है इसका एज ए सॉल्वेंट इन केमिकल एंड ड्रग इंडस्ट्री। जो रासायनिक उद्योग हैं, जो औषधियों वाले उद्योग हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनमें भी इसका उपयोग सॉल्वेंट यानी विलायक के रूप में किया जाता है। डिफरेंट
जो मेडिसिन या डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं जिनसे मेडिसिन बनाई जाती हैं उनको घोलने के लिए सॉल्वेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यूज इसका फायर एक्सटिंग्विशर्स में, यानी जो अग्निशमन यंत्र जिनके द्वारा आग बुझाई जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, फैक्ट्रियों में, इमारतों में कहीं आग लग जाती है तो उसके लिए बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनमें भी इसका यूज पहले किया जाता रहा है। इसका यूज उस समय जब किया जाता था तो इसे हेलान 10 के नाम से जानते थे। तो एक महत्वपूर्ण उपयोग ये भी रहा इसका। और आजकल इसका उपयोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्वेंट के रूप में यानी विलायक के रूप में किया जाता है। तो ये हम लोगों ने इसके कॉमर्शियल यूजेस देखे कि कौन कौन से कॉमर्शियल यूजेस हैं। अब देखते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप देखिए इसमें दिया पहले एक्सपोजर टू हाई कंसंट्रेशन। अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के हायर कंसंट्रेशन बहुत अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में आते हैं या इसके संपर्क में जब आए तो इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो तो उस स्थिति में यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके अलावा यह लीवर और किडनी को भी डिजेनरेट करता है, उनको क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि जो नर्व सेल्स होती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती है जिनके माध्यम से सारी सूचनाएं शरीर में पहुंचती हैं, उनको भी डैमेज करता है। परमानेंट डैमेज होता है उसका, यानी अस्थायी रूप से पूरी तरह से उनको नष्ट कर देता है। ये बहुत बड़ा नुकसान है कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा। इसके बाद से अगर लंबे समय तक कम कंसंट्रेशन भी हो कार्बन टेट्राक्लोराइड का और लंबे समय तक ना होकर के लंबे समय तक अगर हम इसके संपर्क में आते हैं, ज़्यादा देर तक इसके संपर्क में आए तो बेहोशी हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। हार्ट बीट, हमारी जो दिल की धड़कन है वो इरेगुलर हो सकती है, उसमें अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। उसके अलावा हम ज़्यादा समय तक इसके संपर्क में रहे तो कोमा की स्टेज में जा सकते हैं और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो ये बताया हमने कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर अगर इसका हुआ तो अनकॉन्शियसनेस, इरेगुलर हार्ट बीटिंग, कोमा और डेथ जैसी स्टेज का सामना हमको करना पड़ सकता है। इसके अलावा इसके द्वारा कांटेक्ट में आने पर लीवर कैंसर हो सकता है, डिजीनेस यानी चक्कर आने की स्थिति आ सकती है, नौसिया यानी मितली आ सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, उबकाई आ सकती है हमको, और अल्टीमेटली जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसको भी ये कमज़ोर बनाता है। तो ये हमने देखा कि इसका ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगला पॉलीहेलोजन कंपाउंड है फ्रियान्स। फ्रियान्स जो होते हैं ये मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मेथेन एंड एथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियान्स। मतलब वही है कि मेथेन और एथेन के जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको मिला करके हम फ्रियान्स नाम देते हैं। ये जानना हमको है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं फ्रियान्स में। तो आप देखें कि फ्रियान्स एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके अलावा ये अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब इनकी क्रियाशीलता नहीं होती, बहुत कम क्रियाशील होते हैं। नॉन टॉक्सिक होते हैं, विषाक्त नहीं होते, नॉन कोरोसिव होते हैं, यानी इनके कारण किसी मेटेलिक सरफेस पर जंग नहीं लगती है। और इसके अलावा ये इजीली लिक्विफिएबल गैसेज हैं, मतलब ये आसानी से द्रवित की जा सकती हैं। ये विशेषता होती है फ्रियान्स की, यानी इनके द्वारा
कोई रिएक्टिविटी शो नहीं की जाएगी, बहुत ज़्यादा स्थायी हो गए, नॉन टॉक्सिक हो गए, नॉन कोरोसिव हो गए और आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अब यूज क्या है इनका? यूज जो हम देखेंगे फ्रियान 1,2 के माध्यम से। फ्रियान 1,2 सबसे कॉमन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसका फॉर्मूला है CCl2F2। ये इंडस्ट्रियल बेसिस पर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, मतलब इंडस्ट्रीज में या बड़े पैमाने पर इसका यूज बहुत ज़्यादा है, उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। बनाते कैसे हैं? टेट्राक्लोरोमीथेन को हम स्वार्ट रिएक्शन के द्वारा, स्वार्ट अभिक्रिया के द्वारा फ्रियान 1,2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये फ्रियान 1,2 यूज होता है एरोसॉल प्रोपेलेंट्स के लिए। एरोसॉल में जो नोदक होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज रहा है इनका रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में, यानी हमको वातानुकूलन में या ताप कम करने में इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब हम इनका यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन में और एयर कंडीशनिंग में। तो यहाँ तक की बात तो पॉजिटिव है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक्सट्रीमली स्टेबल होते हुए भी ये इन डिवाइसेस से, मतलब रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनिंग सिस्टम से एस्केप होकर के बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं। और एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, समतापमंडल, इसमें पहुंच जाते हैं। यहां जाने पर ये डिप्लीट होते हैं, टूटते हैं, और टूटने के बाद से एक श्रृंखला क्रिया या चेन रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। इस चेन रिएक्शन के इनिशिएट होने से, प्रारंभ होने से जो ओजोन लेयर है, जो जीवन रक्षक परत है, वो डिप्लीट होती है, वो टूटती है। आपको पता होगा कि साउथ पोल पर ओजोन लेयर काफी एरिया में जो है वो लगभग समाप्त हो गई थी। उसका कारण क्या रहा? उसका मुख्य कारण रहा यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इनके कारण जो होता है वो ये ओजोन लेयर, जो लाइफ सेविंग लेयर है, इनको नुकसान पहुंचता है। अल्ट्रावायलेट रेज सीधे पहुंचती हैं अर्थ तक, हीटिंग इफेक्ट उनका होता है और ये स्किन कैंसर प्रोड्यूस करती हैं। तो फ्रियान्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हुए, इसलिए इनके स्थान पर अब दूसरे कंपाउंड्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे हम अगला कंपाउंड, अगला पॉलीहैलोजन कंपाउंड DDT। DDT का नाम हम लिखते हैं सामान्यतः पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया गया है। इसमें ये दो बेंजीन रिंग्स हैं जिनमें दो क्लोरीन एटम्स जुड़े हैं। ये एथेन के दो कार्बन हैं, एक कार्बन से 3 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं और एक कार्बन से 2 बेंजीन रिंग्स और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। जहाँ तक इस कंपाउंड के IUPAC नेम की बात है, तो IUPAC नेम अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है। सबसे बाद में जो IUPAC नेम बताया गया वो IUPAC नेम यहाँ लिखा हुआ है 11-222 ट्राइक्लोरोइथेन 11 डाइल बिस 4 क्लोरोबेंजीन। ये नाम जो है इसका बताया गया है IUPAC। अब ये जो कंपाउंड है ये 1873 में प्रिपेयर किया गया था, लेकिन इसके बारे में जानकारी हमको हुई डिटेल में पॉल मूलर के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। पॉल मूलर ने इस कंपाउंड की उपयोगिता या इसकी इफेक्टिवनेस को 1939 में बताया और ये सिद्ध किया कि ये बहुत ही प्रभावशाली इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है। इसके लिए उनको
1948 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज दी गई। इसका यूज वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद बहुत बड़े पैमाने पर किया गया, लार्ज स्केल पर किया गया। मलेरिया और टाइफस ये दो स्प्रेडिंग डिजीज रही पूरी दुनिया में, जो कि क्रमशः मॉस्किटो और लाइस के द्वारा फैलती थी। इन दोनों एजेंट्स को किल करने के लिए डीडीटी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया। ये बाद में देखा गया कि जो डीडीटी है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी है और फिशेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये एक ड्रॉबैक हुआ। अभी तक तो चीज़ें ठीक हो रही थी, लेकिन ये एक ड्रॉबैक आया सीवियर कि फिशेस को नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ इनके द्वारा। आगे देखा गया एक्सपेरिमेंट्स में कि ये फैट सॉल्युबल होता है, लेकिन सिस्टम में जाने के बाद से ये आसानी से मेटाबोलाइज नहीं होता, यानी सिस्टम में, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में जा करके डिग्रेड नहीं होता है, टूटता नहीं है। इसीलिए क्या कहा गया इसका, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जैव अपघट्य नहीं है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ये डिग्रेड नहीं होता है, दूसरे सरल पदार्थों में नहीं टूटता है। ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बहुत बड़ी डीमेरिट है इसकी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक बात है। और ये जा करके फैट टिश्यूज में स्टोर हो जाता है, और स्टोर हो जाता है तो बॉडी सिस्टम को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। तो हमने आपको ये दो कंपाउंड्स के बारे में बताया और उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कंपाउंड्स आपको ठीक से समझ में आए होंगे। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।